यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल से। बाहर शहर कभी सोता नहीं था, लेकिन मीरा की आंखें थीं कि जागकर भी बस एक ही सपना देखती थीं। देहरादून की शांत गलियां, अपने पुराने घर का बगीचा और अपने पापा प्रकाश जी की मुस्कान। मीरा की शादी को 8 साल हो गए थे। रोहन से उसकी लव मैरिज थी। रोहन, जो एक छोटे से कस्बे से आकर मुंबई में अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ा सॉफ्टवेयर एम्पायर खड़ा कर चुका था। रोहन बहुत मेहनती था, जुनूनी था, लेकिन उसमें एक कड़वाहट थी। वह अपनी जड़ों को लेकर जितना शर्मीला था, उतना ही मीरा के परिवार की खानदानी हैसियत से चिढ़ता था। प्रकाश जी, यानी मीरा के पापा, देहरादून के एक जाने-माने प्रोफेसर थे, सीधे, सरल और सिद्धांतों वाले आदमी। जब मीरा ने रोहन के बारे में बताया था, तो प्रकाश जी ने सिर्फ इतना कहा था, "बेटी, पैसा सब कुछ नहीं होता, आदमी का दिल देख, क्या वह तुम्हें सम्मान दे पाएगा?" बस यही बात रोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। उसे लगा कि प्रकाश जी ने उसे नाकाबिल समझा है। शादी तो हो गई, लेकिन रोहन ने उस दिन कसम खा ली थी कि वह इतना पैसा और रुतबा कमाएगा कि एक दिन प्रकाश जी को अपनी गलती का एहसास हो। आज का दिन मीरा के लिए बहुत बेचैन करने वाला था। सुबह से ही उसकी बाईं आंख फड़फड़ा रही थी। उसके 8 साल की बेटी आन्या स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मीरा ने आन्या के बाल बांधते हुए कहा, "बेटा, आज स्कूल के बाद नाना जी को वीडियो कॉल करें?" "यस।" आन्या खुशी से उछल पड़ी। नाना जी ने कहा था वो मुझे नया राइम सिखाएंगे। तभी रोहन अपने कमरे से बाहर निकला। हाथ में लैपटॉप, कान में ब्लूटूथ, चेहरे पर तनाव। वह पिछले 1 हफ्ते से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील के लिए दिन-रात एक कर रहा था। ये डील उसकी कंपनी को टॉप लीग में ले जाने वाली थी। "मीरा?" उसने बिना मीरा की तरफ देखे कहा, "आज शाम को वो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स डिनर पर आ रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील है।" मीरा ने कहा, "रोहन, आज पापा ये रोहन ने उसे बीच में ही टोक दिया। "प्लीज़ मीरा, आज नहीं। मुझे पता है उनका फ़ोन आएगा। मुझे पता है वो पूछेंगे कि मैं कितना व्यस्त हूँ। मेरे पास आज इन फालतू बातों के लिए वक़्त नहीं है। वो मेरे पापा हैं रोहन, फालतू बात नहीं है।" मीरा की आवाज़ दब गई। "वही पापा जो सोचते थे कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा। आज जब मैं उन्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या बन गया हूँ, तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। समझे तुम?" रोहन की आवाज़ ठंडी थी। मीरा चुप हो गई। ये रोज़ की बात थी। रोहन की नफ़रत उसके पापा के लिए दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। दोपहर के करीब 11 बजे मीरा किचन में डिनर की तैयारियों में जुटी थी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर पापा नाम चमक रहा था। मीरा का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से हाथ पोंछे और फ़ोन उठाने ही वाली थी कि रोहन, जो किसी काम से घर आया था, उसके पास आकर खड़ा हो गया। "आ गया फ़ोन?" उसने व्यंग से कहा। "देहरादून से हाज़िरी का वक़्त हो गया। उठाओ और बता दो कि तुम्हारा पति कितना व्यस्त है।" मीरा के हाथ रुक गए। "रोहन, प्लीज़, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो।" "ज़रूरी काम?" रोहन हँसा। "उनके पास क्या ज़रूरी काम होगा? वही, बगीचे में नया फूल खिला है या उनकी पुरानी एम्बेसडर कार स्टार्ट नहीं हो रही। मीरा, मेरे पास ये सब सुनने का वक़्त नहीं है। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम भी अपना वक़्त बर्बाद नहीं करोगी। शाम की तैयारी करो।" मीरा ने काँपते हाथों से फ़ोन को साइलेंट पर डाल दिया। फ़ोन बजता रहा और फिर कट गया। मीरा का दिल डूब रहा था। उसे लगा जैसे उसने फ़ोन नहीं, अपने दिल का कोई हिस्सा काट दिया हो। 5 मिनट बाद फ़ोन फिर बजा। "पापा।" रोहन ने घूरकर मीरा को देखा। मीरा ने फ़ोन काट दिया। "गुड," रोहन ने कहा और वापस अपने स्टडी रूम में चला गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी आन्या, जो स्कूल से जल्दी आ गई थी, भागती हुई आई। "मम्मा, फ़ोन, नाना जी का फ़ोन।" इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, आन्या ने फ़ोन उठा लिया। "नाना जी, आप कैसे हो?" मीरा ने राहत की सांस ली और फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से प्रकाश जी की थकी हुई लेकिन प्यारी आवाज़ आई, "मेरी गुड़िया, मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मा कहाँ है?" "मम्मा तो किचन में हैं। आप मुझे राइम सुनाओ।" "सुनाऊँगा बेटा, पक्का सुनाऊँगा। लेकिन अभी मम्मा से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बेटा, उनको फ़ोन दो ना।" मीरा ने फ़ोन हाथ में लिया। "जी पापा, वो मैं बस।" "कोई बात नहीं बेटा।" प्रकाश जी की आवाज़ में एक अजीब-सी जल्दी थी। "मीरा बेटा, मुझे तुमसे देहरादून वाले घर के बारे में कुछ बात करनी थी। वो जो तुम्हारे हाथ का लगाया हुआ आम का पेड़ है ना?" तभी रोहन अपने कमरे से चीखा, "मीरा!"
वो मेन्यू फाइनल हुआ या नहीं? डेलीगेट्स को इटालियन पसंद है या कॉन्टिनेंटल? मीरा घबरा गई। उसने फ़ोन पर फुसफुसाते हुए कहा, पापा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अभी घर पर गेस्ट आने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर प्रकाश जी की आवाज़ आई, ओह! अच्छा, रोहन की कोई मीटिंग होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। बस बस जब वक़्त मिले तो एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेना, बहुत ज़रूरी था। जी पापा, मीरा ने कहा और फ़ोन रख दिया। क्या कह रहे थे? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, वही, घर के बारे में। उफ़! वही घर, वही देहरादून। कभी-कभी मुझे लगता है तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, उस 2 मंजिला मकान से हुई है। मीरा, मूव ऑन, हम मुंबई में रहते हैं, रोहन ने झल्लाते हुए कहा और वापस चला गया। मीरा का मन भारी हो गया। इतनी क्या ज़रूरी बात थी जो पापा आज ही करना चाहते थे? उसने सोचा कि डिनर खत्म होते ही पापा से इत्मीनान से बात करेगी। शाम हुई, घर मेहमानों से भर गया। रोहन किसी शहंशाह की तरह अपने ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा था। मीरा एक परफेक्ट होस्ट बनी हुई थी, मुस्कुराते हुए ट्रे परोस रही थी, लेकिन उसका दिल देहरादून में अटका था। रात के 9 बजे, पार्टी ज़ोरों पर थी, म्यूज़िक, हँसी, शराब का दौर चल रहा था। मीरा का फ़ोन जो उसने साइलेंट पर रखा था, बैग में वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, मम्मी। मीरा का दिल धड़क उठा। मम्मी कभी इतनी रात को फ़ोन नहीं करती थीं। वह एक कोने में आई। हाँ मम्मी। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वह उसकी माँ सरिता जी की नहीं थी। वह उसके छोटे भाई मिहिर की थी और वह रो रहा था। दीदी, दीदी, पापा। क्या हुआ मिहिर? पापा ठीक हैं? मम्मी कहाँ हैं? मीरा की आवाज़ काँपने लगी। दीदी, पापा को पापा को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हैं हालत बहुत सीरियस है। मीरा के हाथ से फ़ोन छूटते-छूटते बचा। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या क्या कह रहे हो? लेकिन दोपहर में तो मेरी बात हुई थी। वो ठीक थे। नहीं दीदी, मिहिर सिसकते हुए बोला, पापा 2 दिन से कह रहे थे कि उनके सीने में दर्द है। हमने कहा हॉस्पिटल चलो तो बोले कि पहले मीरा से एक ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं क्या बात थी, वो बस आपका फ़ोन ट्राई कर रहे थे। आज दोपहर को जब आपसे बात नहीं हुई तो वो बहुत बेचैन हो गए और शाम को मिहिर आगे बोल नहीं पाया। मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, मीरा ने कहा। वह भागती हुई रोहन के पास गई, पार्टी के बीच में। रोहन, उसकी आवाज़ में दहशत थी। पापा हॉस्पिटल में हैं, हार्ट अटैक आया है। मुझे अभी देहरादून जाना है। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसके क्लाइंट्स उसे देख रहे थे। मीरा, तुम पागल हो गई हो? तुम देख रही हो मैं कहाँ हूँ? ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात है और तुम्हारे पापा को भी ड्रामा करने का यही वक़्त मिला। मीरा ने रोहन की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि रोहन एक पल के लिए काँप गया। वह घृणा नहीं थी, वह दया थी। तुम्हारी डील, मीरा ने थूक निगलते हुए कहा। भाड़ में गई तुम्हारी डील, रोहन, मैं जा रही हूँ। कैसे जाओगी? इस वक्त देहरादून की कोई फ्लाइट नहीं है, रोहन ने गुस्से से कहा। मैं कार से जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। मीरा ने अपना बैग उठाया, आन्या को जो सो रही थी उसे उठाया और लिफ्ट की तरफ भागी। रोहन गुस्से में उसके पीछे आया। तुम मेरी इज्जत का फालूदा बना रही हो मीरा। अगर तुम आज गई, मीरा लिफ्ट में घुसते हुए चिल्लाई, अगर मैं आज नहीं गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी रोहन। दरवाजे बंद हो गए। मीरा ने तुरंत एक कैब बुक की। आन्या को गोद में लिए वह एयरपोर्ट की तरफ भागी। उसे नहीं पता था वह कैसे जाएगी। दीदी, आपने जीजाजी को फ़ोन किया था? रास्ते में मिहिर का फ़ोन आया। हाँ, क्यों? मैंने उन्हें कम से कम 20 बार फ़ोन किया था। दोपहर से कर रहा हूँ। जब पापा की हालत बिगड़ रही थी, मैंने सोचा आपको न बताकर पहले जीजाजी को बताता हूँ, शायद वो कोई इंतज़ाम कर दें। लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 20 मिस्ड कॉल हैं दीदी। मीरा को याद आया, रोहन ने अपनी मीटिंग में फ़ोन साइलेंट कर दिया था। उसने कहा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। डिस्ट्रैक्शन, उसके पापा जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, वह रोहन के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे। एयरपोर्ट पर किस्मत से उसे चंडीगढ़ की आखिरी फ्लाइट मिल गई। वहां से देहरादून 4 घंटे का रास्ता था। पूरी रात मीरा बस रोती रही और प्रार्थना करती रही। आन्या उसकी गोद में सो रही थी। सुबह के 5 बजे मीरा जब देहरादून के उस हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मिहिर जमीन पर बैठा था,
माँ सरिता जी एक कोने में मूर्ति बनी खड़ी थी। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, मम्मी, पापा, पापा, कहाँ हैं? सरिता जी ने सूनी आंखों से मीरा को देखा। वह रो नहीं रही थी, वह बस सुन्न थी। देर कर दी मीरा, उन्होंने कहा। बहुत देर कर दी, वह बस तेरा ही नाम ले रहे थे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा चीखती हुई आईसीयू की तरफ भागी। अंदर प्रकाश जी सफेद चादर ओढ़े लेटे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे सो रहे हों। मीरा उनके पैरों पर गिर पड़ी। पापा, उठो, देखो मैं आ गई, आपसे बात करने आ गई। क्या ज़रूरी बात थी पापा, मुझे बताओ। पापा, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मिहिर ने मीरा को उठाते हुए कहा, दीदी, आखिरी वक्त में उन्होंने नर्स को एक कागज़ और पेन लाने को कहा था। उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन मिहिर ने एक मुड़ा-तुड़ा कागज़ मीरा के हाथ में थमाया। उस पर काँपते हाथों से बस 3 शब्द लिखे थे, मेरा आम का। उसके आगे की लिखावट बस एक लकीर बनकर रह गई थी। मीरा उस कागज़ को छाती से लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गई। वह न रोई, न चीखी, वह बस सुन्न हो गई। उसे याद आया, दोपहर की वह आवाज़, बेटा, मुझे तुमसे देहरादून वाले घर के बारे में कुछ बात करनी थी। वो जो तुम्हारे हाथ का लगाया हुआ आम का पेड़ है ना, वह क्या कहना चाहते थे? क्या वो उस पेड़ के बारे में बताना चाहते थे? या उस घर के बारे में? वह क्या ज़रूरी बात थी जो उनके दिल में ही रह गई? अगले दिन अंतिम संस्कार हो गया। रोहन भी आया था। वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसकी वह डील फाइनल हो गई थी। वह अब मुंबई के टॉप सीईओ में से एक था। उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। मीरा, आई एम सॉरी, मुझे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मीरा ने उसका हाथ झटक दिया। अंदाज़ा? मीरा की आवाज़ में कोई भाव नहीं था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, या तुम अंदाज़ा लगाना नहीं चाहते थे रोहन? वह मेरे पापा थे, और वह तुमसे नहीं, मुझसे बात करना चाहते थे। और मैंने तुम्हारी वजह से, तुम्हारी उस घटिया डील और तुम्हारे अहंकार की वजह से मैंने उनका फ़ोन काट दिया। मीरा, मैं चुप रहो रो मीरा पहली बार चीखी। तुम्हें पैसे का घमंड था ना, तुम्हें रुतबे का घमंड था ना, लो, जीत ली तुमने अपनी डील, जाओ, जश्न मनाओ। लेकिन याद रखना, तुमने सिर्फ मेरा पति होने का हक नहीं खोया है, तुमने एक इंसान होने का हक भी खो दिया है। मीरा ने आन्या का हाथ पकड़ा और बोली, मैं मुंबई वापस नहीं आ रही हूँ। मैं और मेरी बेटी, हम यहीं देहरादून में अपने पापा के घर में रहेंगे। रोहन सन्न खड़ा रह गया। 1 साल बीत गया। मीरा देहरादून के उसी पुराने घर में रहने लगी। उसने रोहन से तलाक नहीं लिया था, लेकिन उससे बात भी नहीं की थी। आन्या का एडमिशन वहीं एक स्कूल में करा दिया था। रोहन हर महीने पैसे भेजता था, मीरा उन्हें हाथ भी नहीं लगाती थी। उसने पापा की पुरानी लाइब्रेरी को फिर से खोला और वहीं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह हर रोज उस आम के पेड़ के नीचे बैठती जिसे उसने बचपन में लगाया था। वह उस मुड़े-तुड़े कागज को देखती। मेरा आम का क्या था पापा? क्या कहना चाहते थे? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। एक दिन घर की सफाई करते हुए मीरा को प्रकाश जी के पुराने संदूक से एक डायरी मिली। ये उनकी पर्सनल डायरी थी। मीरा ने काँपते हाथों से उसे खोला। आखिरी पन्ने उनकी मौत से 1 हफ्ता पहले लिखे गए थे। आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उन्होंने लिखा था। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मेरे पास शायद कुछ ही हफ्ते हैं। मिहिर और सरिता को बताने की हिम्मत नहीं है। वे टूट जाएँगे। मेरी मीरा, वह बहुत दूर है, और उसका पति रोहन, वह अच्छा लड़का है, बस थोड़ा भटका हुआ है। उसे लगता है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। काश मैं उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्रभावित हूँ, कि उसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया। बस डर लगता है कि वह पैसे की दौड़ में मेरी बेटी को न भूल जाए। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगला पन्ना। आज सीने में दर्द बहुत था। सोचा मीरा को फ़ोन करूँ, उसे सब बता दूँ। उसे बता दूँ कि मैंने ये देहरादून वाला घर उसके नाम कर दिया है। ये मेरी तरफ से आन्या को तोहफ़ा है। मैं नहीं चाहता कि वह मुंबई के उस कंक्रीट के जंगल में बड़ी हो। आखिरी एंट्री उनकी मौत से 1 दिन पहले। आज मीरा को फ़ोन किया था, वह बहुत व्यस्त थी। शायद रोहन की कोई ज़रूरी मीटिंग थी, उसने फ़ोन काट दिया। मन बहुत बेचैन है, मुझे उसे बताना है। मुझे उसे बताना है कि उस आम के पेड़ के नीचे मैंने उसके बचपन के सारे खिलौने और उसकी पहली चिट्ठी एक बक्से में दबा दी थी। मैं चाहता था कि वह आए और हम दोनों मिलकर उसे निकालें। वह ज़रूरी बात बस इतनी थी कि मैं उसे बताना चाहता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसी से करता हूँ। काश मैंने बात कर ली होती। मीरा की सिसकी बंध गई।
वह ज़रूरी बात कोई प्रॉपर्टी या बीमारी नहीं थी। वह बस एक पिता का अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताने का बहाना था। वह आम का पेड़ एक याद था। मीरा डायरी लेकर भागी। वह बारिश में भीगते हुए उस आम के पेड़ के पास गई और पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगी। कुछ ही देर में उसे एक पुराना टिन का बक्सा मिला। उसमें उसके बचपन के खिलौने थे, उसकी टूटी चूड़ियाँ थीं और एक चिट्ठी थी जो उसने 10 साल की उम्र में अपने पापा को लिखी थी। डियर पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरा उस चिट्ठी को सीने से लगाकर वहीं मिट्टी में बैठकर फूट-फूट कर रो पड़ी। मैंने देर कर दी पापा, मैंने बहुत देर कर दी। तभी किसी ने उसके कंधे पर एक छाता रखा। मीरा ने मुड़कर देखा। रोहन खड़ा था। वह 1 साल में बहुत बदल गया था। उसकी आंखों में वे घमंड नहीं, सिर्फ थकान और पछतावा था। तुम्हारी डील कैसी रही रोहन? मीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। रोहन ने छाता नीचे गिरा दिया और बारिश में मीरा के सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने वह डील उसी दिन छोड़ दी थी मीरा, उसने काँपती आवाज़ में कहा, जिस दिन मुझे मिहिर के 20 मिस्ड कॉल दिखे। मैं 1 साल से मुंबई में नहीं, दिल्ली में एक छोटी-सी फ़र्म में काम कर रहा हूँ। मैं मैं बस हिम्मत नहीं जुटा पाया तुम्हारे सामने आने की। क्यों आए हो अब? क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, रोहन ने कहा, कि मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सिर्फ़ अपने अहंकार की वजह से खो दी। मैंने तुम्हारा प्यार ही नहीं, तुम्हारे पापा का सम्मान भी खो दिया। मैं आज यहाँ माफ़ी माँगने नहीं आया हूँ मीरा, क्योंकि जो मैंने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। रोहन ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। वह उनके तलाक के पेपर्स थे। मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। तुम एक बेहतर इंसान डिज़र्व करती हो। मीरा चुपचाप उसे देखती रही। बारिश तेज़ होती जा रही थी। वह ज़रूरी बात क्या थी? रोहन ने उस टिन के बक्से को देखते हुए पूछा। मीरा ने वह 10 साल पुरानी चिट्ठी रोहन के हाथ में थमा दी। रोहन ने उसे पढ़ा। डियर पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। रोहन की आंखें भर आईं। उसने डायरी देखी। उसने वह आखिरी कागज़ देखा। मेरा आम का। वह बस वह बस मुझसे बात करना चाहते थे रोहन, मीरा रोते हुए बोली। और मैं तुम्हारे डिनर की तैयारी कर रही थी। रोहन ने तलाक के कागज़ फाड़ दिए और उन्हें बारिश में फेंक दिया। उसने मीरा का हाथ नहीं पकड़ा। उसने उसे गले नहीं लगाया। वह बस उसके पास उस गीली मिट्टी में बैठ गया। क्या क्या हम उस बक्से को वापस अंदर रख सकते हैं? रोहन ने धीरे से पूछा। बारिश से भीग जाएगा। मीरा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, शायद माफी भी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। दोनों ने मिलकर उस बक्से को उठाया और चुपचाप घर की तरफ चल दिए। वो दोनों, मीरा और रोहन, उस बारिश में भीगते हुए उस पुराने टिन के बक्से को थामे घर की चौखट तक पहुंचे। दरवाज़ा मीरा की माँ, सरिता जी, ने खोला। सामने रोहन को इस हाल में देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गईं। उनकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक गहरी, ठंडी उदासी थी। तुम? बस यही एक शब्द उनके मुंह से निकला। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, अंदर से 8 साल की आन्या की आवाज़ आई। मम्मा! और जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़े रोहन पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। पापा! वो भागती हुई आई और रोहन की टांगों से लिपट गई। रोहन ने कांपते हाथों से बक्सा मीरा को पकड़ाया और आन्या को गोद में उठा लिया। उसने अपनी बेटी को इतनी जोर से सीने से लगाया जैसे वो उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा हो। वह आन्या के बालों को सूंघते हुए रो पड़ा, लेकिन उसकी नजरें मीरा पर टिकी थीं। मीरा ने उस बक्से को लिया और बिना एक शब्द कहे सीधे अपने कमरे में चली गई। सरिता जी ने एक तौलिया रोहन की तरफ बढ़ाया। भीग गए हो, बदल लो। आन्या को सर्दी लग जाएगी। यह हमदर्दी नहीं थी, बस एक माँ की अपनी नातिन के लिए चिंता थी। रोहन ने आन्या को नीचे उतारा और वहीं बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ गया। वह घर के अंदर आने की रोहन ने 2 निवाले लिए, लेकिन खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरा। देर रात जब आन्या सो गई, मीरा बाहर आई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। रोहन उसी कुर्सी पर बैठा अंधेरे में बगीचे को घूर रहा था। तुम गए नहीं? मीरा की आवाज सपाट थी। रोहन खड़ा हो गया। कहा जाता, जहां से आए हो, मुंबई, तुम्हारी डील, तुम्हारी जिंदगी। रोहन ने मीरा की तरफ देखा। मेरी कोई जिंदगी नहीं है मीरा। वो सब वो सब जल गया उसी दिन, जिस दिन मुझे मिहिर के 20 मिस्ड कॉल दिखे। मैं उस दिन के बाद उस ऑफिस में वापस गया ही नहीं। मैंने सब छोड़ दिया। मीरा खामोश रही। रोहन ने हिम्मत जुटाई। मीरा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है और मैं शायद इस लायक भी नहीं हूँ।
मैं बस मैं बस यहाँ इस शहर में रहना चाहता हूँ, कहीं पास में, ताकि ताकि मैं आन्या को देख सकूँ और मुझे, मीरा ने पूछा, मुझे याद दिला सको कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पापा से आखिरी बार बात नहीं की। रोहन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तुम जा सकते हो रोहन। आन्या को जब तुमसे मिलना होगा मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन इस घर में पापा की यादें हैं, उन्हें मेरे साथ अकेले रहने दो। मीरा अंदर चली गई। रोहन उस रात वहीं बरामदे में सो गया। अगली सुबह जब मीरा उठी, रोहन जा चुका था। 1 हफ्ता बीत गया। मीरा ने खुद को अपनी छोटी सी लाइब्रेरी और आन्या में व्यस्त कर लिया। एक दिन शाम को जब वो आन्या को स्कूल से लेने गई तो देखा कि आन्या स्कूल के गेट पर खड़ी रोहन के साथ आइसक्रीम खा रही है। मीरा को देखकर रोहन सकपका गया। मैंने तुमसे कहा था। मीरा ने कुछ कहना चाहा। वो यहीं खड़े थे मम्मा, आन्या बीच में बोल पड़ी। मैंने उन्हें देख लिया, प्लीज गुस्सा मत हो। मीरा ने रोहन को देखा। वह मुंबई का वो घमंडी सीईओ नहीं लग रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े साधारण थे और आंखों में बस एक थकान थी। मैंने पास ही एक कमरा किराए पर लिया है, रोहन ने धीरे से कहा। मैं बस उसे दूर से देखना चाहता था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। आन्या का हाथ पकड़ा और घर ले आई। यह सिलसिला शुरू हो गया। रोहन रोज आन्या को स्कूल से घर तक छोड़ने आता। वह कभी गेट के अंदर नहीं आता था, बस आन्या को छोड़कर वहीं से मुड़ जाता। महीने बीते। देहरादून की सर्दियां आने लगी थीं। एक दिन मीरा ने देखा कि रोहन घर के टूटे हुए गेट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे औजार पकड़ने भी नहीं आ रहे थे। क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। ये ये गेट ठीक से बंद नहीं हो रहा था। रात को सुरक्षा ठीक नहीं है, रोहन ने बिना नजरें उठाए कहा। तुमसे नहीं होगा, रहने दो, मीरा ने कहा। मैं कर लूंगा, रोहन ने जिद से कहा। मैंने मैंने ये सब सीखा है। मैं उस बड़ी कंपनी में आने से पहले एक छोटे से गैराज में काम करता था। मीरा वहीं खड़ी उसे देखती रही। उस आदमी को जो करोड़ों की डील करता था, आज 100 रुपए के कब्जे हिंज के लिए लोहे से जूझ रहा था। उस शाम जब गेट ठीक हो गया, मीरा ने मिहिर से कहकर उसे चाय भिजवाई। यह पहली बार था जब उस घर से उसके लिए नफरत के सिवा कुछ और गया था। बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। रोहन अब कभी कभी बगीचे में आकर बैठ जाता। सरिता जी अब उसे देखकर मुंह नहीं फेरती थी। मिहिर भी उससे काम के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेता था। रोहन ने देहरादून की ही एक छोटी सी सॉफ्टवेयर फर्म में नौकरी शुरू कर दी थी। वह अपनी सारी तनख्वाह मीरा के अकाउंट में डाल देता था, जिसे मीरा कभी हाथ नहीं लगाती थी। फिर वो दिन आया, प्रकाश जी की पहली बरसी, पुण्यतिथि। मीरा ने घर पर एक छोटी सी पूजा रखी थी। सब रिश्तेदार आए थे। रोहन नहीं आया, मीरा ने उसे बुलाया भी नहीं था। पूजा खत्म हुई, सब चले गए। मीरा बहुत देर तक अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठी रोती रही। जब शाम को वह अपने दिल का बोझ हल्का करने उस आम के पेड़ के पास गई तो उसने रोहन को वहां पाया। वह पेड़ के तने से टिककर जमीन पर बैठा था और चुपचाप रो रहा था। मीरा वहीं रुक गई। मुझे मुझे अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई, रोहन ने सिसकते हुए कहा। मैं ही तो हूँ उनका कातिल। मैं आज भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ मीरा। वो फ़ोन की घंटी, वो मेरे कानों में बजती रहती है। मीरा उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। तुम कातिल नहीं हो रोहन। कातिल होती तो मैं तुम्हें आन्या के पास भी नहीं आने देती। तुम तुम बस रास्ते से भटक गए थे। बहुत दूर भटक गया था मीरा। इतना दूर कि जब तक वापस आया सब खत्म हो गया। मीरा उसके पास उस ठंडी जमीन पर बैठ गई। पापा तुम्हें माफ कर चुके थे रोहन, मीरा ने बहुत देर बाद कहा। उनकी डायरी में लिखा था। वो तुमसे नाराज नहीं थे। वो बस डरते थे कि तुम पैसे की दौड़ में मुझे ना भूल जाओ। और देखो, उनका डर सही निकला। रोहन ने मीरा के हाथ पकड़ने चाहे, लेकिन मीरा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती रोहन, मीरा की आवाज़ कांप रही थी। और मैं तुमसे यह नहीं कह सकती कि मैं सब भूल गई हूँ। मैं शायद तुम्हें कभी उस तरह प्यार नहीं कर पाऊंगी जैसा मैं मुंबई में उस मीरा से करती थी। वो मीरा अपने पापा के साथ ही चली गई। रोहन की आंखों से उम्मीद की आखिरी बूंद भी सूख गई। लेकिन मीरा ने आगे कहा, जो मीरा आज यहाँ बैठी है वो बहुत अकेली है। मेरे दिल पर एक काश का बोझ है। काश मैंने बात कर ली होती। और मैं यह बोझ अकेले उठाते उठाते थक गई हूँ। उसने रोहन की तरफ देखा। यह काश सिर्फ मेरा नहीं है रोहन, ये हम दोनों का है।
और इसे हम दोनों को ही मिलकर उठाना होगा। रोहन ने उम्मीद से मीरा की तरफ देखा। मीरा ने अपनी हथेलियां उसके सामने कर दी। उठो। रोहन ने उसके हाथ थामे और खड़ा हुआ। 1 साल बाद मीरा ने पहली बार उसे छुआ था। अंदर चलो रोहन, मीरा ने कहा। आन्या सो गई होगी। रोहन चुपचाप उसके पीछे पीछे चला। वे दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। उस रात रोहन बरामदे में नहीं, घर के अंदर गेस्ट रूम में सोया। ये एक नई शुरुआत थी। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक खुशहाल अंत नहीं था। यहाँ हीरो हीरोइन एक होकर नाच नहीं रहे थे। यह दो टूटे हुए इंसानों की कहानी थी जो एक दूसरे को माफ करके नहीं, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करके एक साझा दुख के सहारे अपनी बेटी के लिए एक नया कल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जिंदगी फोन कॉल की तरह होती है। सही वक्त पर ना उठाओ तो दूसरी तरफ बस खामोशी रह जाती है। और कभी-कभी उस खामोशी को सुनने के लिए भी आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है।